क्षमा पवित्रता का प्रवाह है, वीरों का आभूषण है। क्षमा मांगने से अहंकार ढलता है तो क्षमा करने से सुसंस्कार नजर आता है। क्षमा शीलवान का शस्त्र है और अहिंसक का अस्त्र है। क्षमा प्रेम का परिधान है, क्षमा विश्वास का विधान है। क्षमा सृजन का सम्मान है, नफरत का निदान है। इसलिए क्षमाशील बने। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल ने प्रदूषण के लिए आईओसी बीपीसीएल पर लगाया जुर्माना। पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण नियंत्रण उपकरण नहीं लगाने पर कार्रवाई। आईओसी पर 1 करोड़ रुपए और बीपीसीएल पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना। निजी परिवहन को हतोत्साहित करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाने का भी लिया गया निर्णय। कनाडा के साथ राजनयिक विवाद पर अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से दी गई वियना संधि के पालन की नसीहत पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की दो टूक। कहा, भारतीय राजनयिकों को वियना कन्वेंशन के अनुसार कनाडा द्वारा सुरक्षा न दिए जाने से उठाया कदम। सुरक्षा दिए जाने पर पुरानी स्थिति बहाल करने पर भारत करेगा विचार। रक्षा मंत्री अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सेना के जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा। शस्त्र पूजा करने के साथ एलएसी पर जमीनी स्थिति की भी करेंगे समीक्षा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड के नेताओं से टेलीफोन पर की बात। आतंकवादी समूह हमास को खत्म करने के संकल्प को किया रेखांकित। कहा, हमास पर इजराइल की जीत पूरी दुनिया की आतंकवाद पर जीत होगी। और टीम इंडिया ने आईसीसी प्रतियोगिता में न्यूजीलैंड के विरुद्ध 20 साल से लगातार हार के सिलसिले को धर्मशाला में तोड़ा। विश्व कप में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर दर्ज की लगातार 5वीं जीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। सुप्रभात में अब बात विस्तार से। केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल ने प्रदूषण नियंत्रण योजना के तहत सख्त कदम उठाते हुए आईओसी और बीपीसीएल पर जुर्माना लगाया है। वायु गुणवत्ता पैनल ने प्रदूषण नियंत्रण योजना के चरण 2 के तहत कुछ और उपाय भी किए हैं, क्योंकि 23 और 24 अक्टूबर को AQI के बहुत खराब क्षेत्र में प्रवेश करने की आशंका है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB ने अपने पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण नियंत्रण उपकरण नहीं लगाने के लिए राज्य के स्वामित्व वाली इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड पर जुर्माना लगाया है। आईओसी पर 1 करोड़ रुपए और बीपीसीएल पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। प्रदूषण के स्तर में संभावित वृद्धि के बीच केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अधिकारियों को निजी परिवहन को हतोत्साहित करने और सीएनजी या इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो ट्रेनों की सेवाओं को बढ़ाने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाने का निर्देश दिया है। ये कार्रवाई केंद्र सरकार की प्रदूषण नियंत्रण योजना के चरण 2 का हिस्सा है। सर्दियों की आहट के साथ ही दिल्ली, नोएडा समेत एनसीआर में एयर क्वालिटी बेहद खराब लेवल पर पहुंच चुकी है। दिल्ली की हवा में सांस लेना मुश्किल होने लगा है। रविवार को इस सीजन में पहली बार दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब स्तर तक पहुंचा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एयर बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली का AQI 313 रहा। दिल्ली में कुछ जगहों पर तो ये 400 के करीब दर्ज हुआ। ग्रेटर नोएडा देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा। 23 से 25 अक्टूबर तक इसके लगातार बेहद खराब स्तर पर बने रहने की उम्मीद है। बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप के चरण 2 के प्रतिबंधों को लागू कर दिया है। इन प्रतिबंधों के तहत सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के इस्तेमाल पर जोर डाल रही है। निजी परिवहन को हतोत्साहित करने के लिए पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी और सीएनजी, इलेक्ट्रिक बसों, मेट्रो सेवाओं को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सड़कों पर धूल के कणों को कम करने के लिए पानी के छिड़काव करने का भी निर्देश दिया गया है। कनाडा के साथ राजनयिक विवाद पर अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से दी गई वियना संधि के पालन की नसीहत पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दो टूक जवाब दिया। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा, कनाडा से राजनयिकों की संख्या घटाने के लिए कहे जाने में वियना संधि का उल्लंघन नहीं हुआ है।
भारत और कनाडा के बीच कम की गई वीजा सेवाओं के बारे में बात करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रविवार को कहा कि अगर भारतीय राजनयिकों को वियना कन्वेंशन के अनुसार कनाडा में सुरक्षा दी जाती है तो वो इसे फिर से शुरू करना चाहेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि कुछ हफ्ते पहले भारत ने कनाडा के लिए वीजा जारी करना बंद कर दिया था क्योंकि हमारे राजनयिकों के लिए वीजा जारी करने के लिए काम पर जाना अब सुरक्षित नहीं था। The big concern which people have is on visas. Some weeks ago, we stopped issuing visas in Canada because it was no longer safe for our diplomats to go to work to issue visas. So their safety and security was the primary reason we had to temporarily stop the issue of visas. We're tracking it very closely. My hope, my expectation is that situation would improve in the sense that our people would have greater confidence in being able to do their basic duty as diplomats. Because, as you know, ensuring safety and security of diplomats is the most fundamental aspect of the Vienna Convention. And right now, that is what has in many ways been challenged in Canada, that our people are not safe, our diplomats are not safe. If we see progress there, I would like very much to resume the issue of visas. My hope would be that it's something which would happen very, very soon. हमास आतंकियों द्वारा इजरायली शहरों पर हमला करने के बाद इजरायल से भारतीयों की वापसी के लिए 12 अक्टूबर को शुरू किया गया ऑपरेशन अजय लगातार जारी है। रविवार को एक और उड़ान भारतीय नागरिकों को लेकर भारत पहुंची। ऑपरेशन अजय के तहत इजरायल में फंसे भारतीयों को लेकर छठी फ्लाइट भारत पहुंच गई। छठी फ्लाइट में कुल 143 यात्री शामिल थे। आपको बता दें कि इस फ्लाइट से 2 नेपाली नागरिक भी भारत पहुंचे हैं। इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने हवाई अड्डे पर यात्रियों का स्वागत किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। अब तक ऑपरेशन अजय के तहत 1300 से अधिक लोग भारत वापस लौट चुके हैं। फलस्तीन के लोगों के लिए भेजी गई भारत की राहत सामग्री मिस्र पहुंच गई है। मिस्र में भारत के राजदूत अजीत वी गुप्ते ने ये सामग्री फलस्तीन भेजने के लिए मिस्र रेड क्रॉस को सौंप दी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को हमास पर चल रहे हमले पर फ्रांस, स्पेन और नीदरलैंड के नेताओं के साथ फोन पर बातचीत की। बातचीत में आतंकवादी समूह की सेना को खत्म करने के लिए लोगों के दृढ़ संकल्प को रेखांकित किया गया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और डच प्रधानमंत्री मार्क रूट सहित कई नेताओं के साथ बातचीत की। इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल से पोस्ट किया। प्रधानमंत्री ने नेताओं को हमास की सैन्य और शासन क्षमताओं को खत्म करने के लिए लोगों की एकता और दृढ़ संकल्प के बारे में बताया और कहा कि हमास पर इजरायल की जीत पूरी दुनिया की जीत होगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जयपुर की 1 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राजस्थान के गौरव पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरों सिंह जी शेखावत के जन्म शताब्दी दिवस पर आयोजित समारोह में भाग लेंगे और विद्याधर नगर स्थित श्री भैरों सिंह शेखावत स्मृति स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। आज इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति का जयपुर राजभवन जाने का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारी निर्यात पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह एनसीईएल के लोगो, वेबसाइट और विवरणिका का लोकार्पण और एनसीईएल सदस्यों को सदस्यता प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। 1 दिवसीय संगोष्ठी में निर्यात बाजारों से जुड़ने के लिए सहकारी समितियों का मार्गदर्शन, भारतीय कृषि निर्यात क्षमता और सहकारी समितियों के लिए अवसर सहित अनेक विषयों पर मंथन किया जाएगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के सहकारी क्षेत्र में निर्यात के लिए अम्ब्रेला संगठन के रूप में काम करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी समिति की स्थापना की आवश्यकता पर जोर देने के बाद एनसीईएल अस्तित्व में आया।
सहकारिता मंत्रालय ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए पिछले 27 महीनों में 54 महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनमें सहकारी समितियों के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर की निर्यात सहकारी समिति की स्थापना, मोदी सरकार के सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 106वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में संबोधित किए जाने वाले विषयों पर लोगों से उनके विचार साझा करने को कहा है। नमो ऐप या माईगॉव ओपन फोरम पर आप अपने सुझाव साझा कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये फोन लाइन 27 अक्टूबर तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर भी SMS लिंक प्राप्त कर प्रधानमंत्री को आप सीधे अपने सुझाव भेज सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एक अग्रिम अड्डे पर मंगलवार को सेना के जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर सैनिकों के साथ दशहरा मनाने का फैसला ऐसे समय में किया है जब भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले कुछ स्थानों पर 3 साल से अधिक समय से गतिरोध बना हुआ है। सेना के जवानों के साथ दशहरा मनाए जाने के साथ ही रक्षा मंत्री तवांग में शस्त्र पूजा भी करेंगे। रक्षा मंत्री अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में LAC पर जमीनी स्थिति की व्यापक समीक्षा भी करेंगे। इस दौरान वे कुछ अग्रिम स्थानों का दौरा भी करेंगे। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। बीजेपी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 119 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 52 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। पार्टी ने गोशा महल से पार्टी के राज्य में एकमात्र विधायक टी राजा सिंह को फिर से उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही बीजेपी ने अन्य चुनावी राज्यों की तरह सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है। पार्टी की पहली सूची में 3 सांसदों को शामिल किया गया है। सूची के अनुसार पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बांदी संजय कुमार को करीमनगर से टिकट दिया गया है, तो वहीं अरविंद धर्मपुरी को कोरटला से मैदान में उतारा गया है। इसके साथ ही सोयम बापू राव को बोथ विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं तेलंगाना के IT मंत्री और CM KCR के बेटी KTR के खिलाफ सिरसिला सीट से बीजेपी ने रानी रुद्रमा रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी BRS को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए इटेला राजेंद्र को हुजूराबाद से टिकट दिया गया है। बीजेपी में शामिल होने से पहले वो इसी सीट से विधायक थे। आज मिजोरम विधानसभा चुनाव में नाम वापसी का आखिरी दिन है और छत्तीसगढ़ का दूसरे फेज के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। और बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं विश्व कप 2023 की। रविवार को विश्व कप 2023 का 21वां मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया। हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में खेले गए इस मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराते हुए अपने अजेय अभियान को जारी रखा है। इस विश्व कप में ये भारत की लगातार 5वीं जीत है। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में ऑल आउट होकर 273 रन बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से डेरिल मिचेल ने सबसे ज्यादा 130 रन की पारी खेली। वहीं इस विश्व कप में अपना पहला मैच खेल रहे भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में 54 रन देकर 5 विकेट लिए। जवाब में 274 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मैन इन ब्लू ने 2 ओवर शेष रहते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया। विराट कोहली ने मैच को जीतने में महत्वपूर्ण 95 रनों की पारी खेली, लेकिन वे अपने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का 49वां शतक बनाने में महज 5 रनों से चूक गए। अब वो सचिन तेंदुलकर के बाद एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वालों में दूसरे नंबर पर हैं। आपको बता दें कि 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने वाले सचिन तेंदुलकर ने एक दिवसीय क्रिकेट में 49 शतक बनाए हैं। भारतीय पारी को जीत की दहलीज तक ले जाने वाले ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने नाबाद 39 रन बनाते हुए विजयी चौका लगाया। इस मैच के साथ ही भारत
अंक तालिका के शीर्ष पर है। मैच में शानदार गेंदबाजी के लिए मोहम्मद शामी को मैन ऑफ द मैच दिया गया। हालांकि शामी ने खेल भावना का उत्कृष्ट उदाहरण पेश करते हुए कहा कि इस अवार्ड के असली हकदार जीत में अहम भूमिका निभाने वाले विराट कोहली हैं। आज विश्व कप का 22वां मुकाबला पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चेन्नई में 2 बजे से खेला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार जीत पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये एक शानदार टीम का प्रयास था जिसमें सभी ने योगदान दिया। मैदान पर समर्पण और कौशल अनुकरणीय था। रविवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए इस महामुकाबले के दौरान स्टेडियम का माहौल किसी फाइनल से कम नहीं था। मैच को देखने के लिए कई राजनीतिक हस्तियां भी मौजूद थीं। एशियन पैरा गेम्स की शुरुआत हो चुकी है। जैसे ही चीन के हांगझू में एशियाई पैरा खेल शुरू हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दल को अपनी शुभकामनाएं देने के लिए एक्स पर संदेश लिखा। प्रधानमंत्री ने एशियन पैरा गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी का वीडियो साझा करते हुए कहा कि भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक एथलीट की प्रेरणादायक जीवन यात्रा है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि वे भारतीय खेल भावना की ट्रू एसेंस की झलक दिखाएंगे। इस साल के एशियाई पैरा गेम्स में भारत ने अपना अब तक का सबसे बड़ा दल मैदान में उतारा है। भारत ने चौथे एशियाई पैरा खेलों में 446 सदस्यीय दल भेजा है। खेल मंत्रालय ने 17 खेलों में 303 खिलाड़ियों को मंजूरी दी थी। इनमें 191 पुरुष और 112 महिला शामिल हैं। इसके अलावा 143 कोच, अधिकारी और सहयोगी स्टाफ भी भारतीय दल में शामिल है। इनमें से 123 खिलाड़ी एथलेटिक्स के ही हैं। ये एशियाई पैरा खेलों में भारत का सबसे बड़ा दल है। पिछली बार जकार्ता में 190 खिलाड़ियों ने 13 खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करके 15 स्वर्ण समेत 72 पदक जीते थे। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त और एशियाई पैरालंपिक समिति द्वारा आयोजित एशियाई पैरा खेल 28 अक्टूबर तक खेले जाएंगे। ये आयोजन मूल रूप से 9 से 15 अक्टूबर 2022 के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन चीन में कोविड-19 महामारी के गंभीर प्रभाव के कारण इसे स्थगित करना पड़ा था। एशियन पैरा गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी के जिस वीडियो को प्रधानमंत्री ने साझा किया, उस वीडियो को हम आपके साथ भी साझा करते हैं। With inaugural golds in swimming, shooting, and archery and chess 2018, they continue to bolster their roster. More disciplines this time around as well. India is one of 7 NOCs to have competed at every edition of the Asian Games as well, having sent a large contingent over to Hangzhou last time around. Now we'll look to continue that trend and continue the stellar performance from then as well. Outfits and blue for India. As we look around, lots of supporters inside this stadium just waving. Fans, you may see the phone lights on in the background lighting up this event in a city that is often lit up at night. Highly technological, home of Alibaba
It sees itself as a real city of technology and innovation, does Hangzhou. It's great to see the athletes as well, just taking it all in, soaking up the atmosphere, waving to the crowd, waving the flag of their country as they make their way across, accepting the warm welcome being given to them. सुप्रभात में अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के बारे में। 23 अक्टूबर साल 1778 को वीरांगना रानी चेन्नम्मा का जन्म कर्नाटक में बेलगाम के पास काकती गांव में हुआ। वे भारत की कर्नाटक के कित्तूर राज्य की रानी थीं। साल 1824 में रानी चेन्नम्मा ने हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स के विरुद्ध अंग्रेजों से सशस्त्र संघर्ष किया। उनका नाम भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले शासकों में लिया जाता है। रानी चेन्नम्मा के साहस और उनकी वीरता के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में, खासकर कर्नाटक में, उन्हें विशेष सम्मान हासिल है। 23 अक्टूबर साल 2014 से अंतर्राष्ट्रीय हिंद तेंदुआ दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इस दिन को मनाने की शुरुआत उन देशों द्वारा की गई थी जहां इनकी आबादी सबसे ज्यादा पाई जाती है। हिंद तेंदुए आकर्षक और शक्तिशाली जानवर है। हालांकि वे शिकार और अवैध शिकार के नुकसान की चपेट में हैं। हिंद तेंदुए अधिकतर रात में सक्रिय होते हैं। ये अकेले रहने वाले जीव हैं। हिंद तेंदुए मुख्य रूप से भारत, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, रूस, पाकिस्तान, मंगोलिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, चीन, भूटान और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। 23 अक्टूबर साल 1898 को खंडूभाई देसाई का जन्म गुजरात के वलसाड में हुआ। वो एक प्रसिद्ध श्रमिक नेता, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने अहमदाबाद के सूती मिल मजदूरों के संगठन मजूर महाजन का काम अपने हाथों में लिया। उन्हें भारत की संविधान सभा के लिए भी मनोनीत किया गया। खंडूभाई गांधी जी के प्रमुख अनुयायियों में से एक थे। उनके जीवन पर रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के विचारों का बेहद गहरा प्रभाव रहा। गुजरात की सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और आर्थिक लोक व्यवहार की परंपरा की छटा बिखेरने वाले कच्छ और भुज जिले के धोरडो गांव को संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांवों की सूची में शामिल किया है। इस सूची में भारत का ये एकमात्र गांव है। 2021 में शुरू की गई गांवों के सम्मान की ये पहल UNWTO के ग्रामीण विकास पर्यटन कार्यक्रम का हिस्सा है। ये कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने, जनसंख्या में गिरावट से लड़ने, उन्नत नवोन्मेष और पर्यटन के जरिए मूल्य श्रृंखला एकीकरण की प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है। आइए देखते हैं धोरडो गांव की विशेष झलक। Very warm namaste. Joining us from India, we welcome the head of delegation on behalf of the Dhordo in the Kutch Desert. हम तो कोई जमाने में इस नमक की वजह से गांव छोड़ के भागने वाले, तो ये तो पता नहीं था कि ये इतना पॉपुलर होगा कि दुनिया यहाँ आएगी। जो पखी परदेसी डाक कसीने सा मिलाया, सीने सा मिलाया तो काल सजन जैसनाया। जो पखी परदेसी डाक कसीने सा मिलाया, जो पखी परदेसी डाक कसीने सा मिलाया, सीने सा मिलाया तो काल सजन जैसनाया। जो पखी परदेसी डाक कसीने सा मिलाया, परदेसी डाक कसीने सा मिलाया। जो पखी परदेसी डाक। नवरात्रि पर्व की धूम पूरे देश में है। इस अवसर पर US एम्बेसडर ने चितरंजन पार्क में रविवार को दुर्गा अष्टमी के दिन दुर्गा पूजा में भाग लिया।
Thank you so much. Thank you so much. Perfect. This is what I'm talking about, right there, close up. Very light. डांडिया और गरबा को गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य माना जाता है और नवरात्रि पर पूरे गुजरात में गरबा और डांडिया कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लेकिन अब राजधानी दिल्ली में भी नवरात्रि पर गरबा डांडिया का रंगीला रंग देखने को मिलता है। आइए चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं दिल्ली में आयोजित गरबा इवनिंग के दृश्यों के साथ। आप सभी को महानवमी की शुभकामना। मुझे दीजिए आज्ञा, आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। जगमग थाय रे आव्या अम्बे मां, उड़ा उलाल गुलाल के आव्या अम्बे मां, चोकमा जगमग थाय रे आव्या अम्बे मां। चोकमा जगमग थाय रे आव्या अम्बे मां, हे मारी अम्बे मां, हे मारी अम्बे मां, हे मारी अम्बे मां। This event basically is Navratri event. So we are basically celebrating Navratri. We have performed a Garba performance and Dandiya performance. Basically to spread togetherness and to enjoy the power of Durga. लोगों का ज़ील देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने, but it is a really great experience.